हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम उस क्लास को आ गया ना, बढ़ाते हैं जीओसी की क्लास को, है ना। आज हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और नामकरण में भी हमको है ना दो सिस्टम लेने हैं ना, एक तो साधारण नाम पद्धति, दूसरा आईयूपीएसी नाम पद्धति। एक व्युत्पन्न नाम पद्धति भी होती है, लेकिन वो अपने काम की नहीं है ज़्यादा ना। देखिए, सबसे पहले हेडिंग है अपनी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण की तीन पद्धतियां हैं। कितनी पद्धतियां हैं? तीन। और तीन पद्धतियां कौन कौन सी हैं देखिए आप, है ना। नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं आपके? तीन, यानी 3 सिस्टम्स हैं। कितने सिस्टम्स? 3। सिस्टम का मतलब पद्धति, है ना। हिंदी में बोले तो सिस्टम का मतलब पद्धति। अब तीन कौन कौन से हैं देखो। एक तो है साधारण, या इसी को हम बोलते हैं रूढ़ पद्धति। एक होती है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति, इसको हम बोलते हैं ट्राइबल नेम सिस्टम, इसको डेरिवेटिव सिस्टम। और ये तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आईयूपीएसी, या इसी को हम बोलते हैं जनेवा या जेनेवा, एक ही बात है। या इसी को नियम परक पद्धति। नियम परक पद्धति क्यों? इसमें नियमों के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? नियम परक पद्धति। या आईयूपीएसी का है केमिस्ट्री के क्षेत्र में काम करने वाली एक इंटरनेशनल लेवल की संस्था है ना। और इसका जो हेड ऑफिस है वो जिनेवा में है, और जिनेवा स्विट्जरलैंड देश के अंदर है। अब देखिए, हम वन बाई वन करके है ना इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण या रूढ़ नाम पद्धति। व्युत्पन्न नाम पद्धति तो अपने इतनी कोई काम की नहीं है ना। और हम एक पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम पद्धति, अपने है ना एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। अभी तो अपन 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, मतलब इससे हटके कुछ नहीं कर रहे पढ़ना, मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेंगे ना, नहीं बाकी तो इसको कवर करते हुए चलेंगे ना। क्वेश्चंस वगैरह सारे करवाए जाएंगे आपको, उदाहरण, पाठनीति, अभ्यास वाले सारे करवाए जाएंगे ना, सारी थ्योरी करवाई जाएगी ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा ना, बिल्कुल। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लेते हैं साधारण नाम पद्धति। कौन सी पद्धति? साधारण नाम पद्धति। देखिए, साधारण या इसी का नाम क्या है? रूढ़ पद्धति। इसको रूढ़ पद्धति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सबसे पुरानी पद्धति है ना, यानी नामकरण की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है? साधारण पद्धति। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? देते देते पुराना हो गया ना, रूढ़ हो गया। तो क्या कहेंगे? ये सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है ना। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना सिस्टम है ना। अब देखिए, साधारण नाम पद्धति में हम करते क्या है? कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है ना, वो उनके प्राप्ति स्रोत, किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, या किसने उसको खोजा है ना, खोजकर्ता के नाम के आधार पर, है ना, कि किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा उसके नाम के आधार पर, या उसका कोई गुण है क्या, जैसे खट्टा मीठा कुछ भी, या संरचना के आधार पर देते हैं ना। तो 4 प्रकार से नामकरण करते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नामकरण है वो कौन सा है? अपने संरचना के आधार पर नामकरण। देखिए, तो मैं लिख सकता हूं ना कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण प्राप्ति स्रोत, यानी वो कार्बनिक यौगिक किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, कॉमा खोजकर्ता के नाम, खोजकर्ता, कॉमा गुण, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? तथा संरचना के आधार पर दिए जाते हैं। संरचना के आधार पर दिए जाते हैं। यानी इस पद्धति में हम ना कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण है
वो उनकी प्राप्ति स्रोत किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है ना, कौन खोज करता है उसका ना, उसके नाम के आधार पर भी दे देते हैं, गुण के आधार पर, और एक सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट था वो है संरचना के आधार पर। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये हमको पढ़ना है ना, संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण साधारण पद्धति में कैसे देते हैं ना। अब देखिए आप आगे, सबसे पहले मैं लेता हूं ना प्राप्ति स्रोत के आधार पर कि किस स्रोत से उसको प्राप्त किया जा रहा है और उसका नाम क्या है ना। देखिए एक तरफ मैं लिखता हूं प्राप्ति स्रोत है ना, एक तरफ क्या लिखता हूं मैं, प्राप्ति स्रोत है ना। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए ना, पर एक दो एग्जांपल देख लेते हैं संरचना के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पढ़ेंगे ना। तो देखिए एक तरफ तो मैं लिख देता हूं प्राप्ति स्रोत, ये चलो प्राप्ति स्रोत क्या मैं कंपाउंड लिखता हूं, उसका नाम लिखता हूं ना। प्राप्ति स्रोत तो मैं वैसे ही बोल दूंगा ना। जैसे देखिए आप, यानी स्रोत के आधार पर है ना, यानी ये स्रोत के आधार पर कैसे नाम देंगे ना। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा CH4, और CH4 को हम बोलते हैं मार्स गैस है ना। CH4 को ना प्राप्ति स्रोत के आधार पर CH4 का नाम क्या है, मार्स गैस, और वैसे संरचना के आधार पर इसका नाम देंगे अपन है ना मेथेन, लेकिन प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसका नाम क्या है, मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों से मिलती है ना, दलदली मतलब कीचड़, यानी कीचड़ वाले स्थानों से मिलती है ना, और उसको लैटिन भाषा में दलदल को ना मार्स माने मार्सी स्थान बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मार्स गैस। ऐसे देखिए आप, मैंने ये लिख दिया CH3OH, इसको बोलते हैं ना कास्ट, इसको बोलते हैं कास्ट स्पिरिट। तो कास्ट स्पिरिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये है ना कास्ट, यानी संस्कृत भाषा में ना लकड़ी को कास्ट बोलते हैं ना, संस्कृत भाषा में लकड़ी को क्या बोलते हैं, कास्ट। तो क्या हो गया इसका नाम कास्ट स्पिरिट, यानी इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करते हैं ना, किसके, लकड़ी के भंजक आसवन से। अगला देखिए आप, जैसे मैंने ये लिख दिया C2H5 और ये OH, इसका नाम है अन एल्कोहल। क्या नाम है इसका, अन एल्कोहल। इसको अन एल्कोहल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अन्न के किण्वन से प्राप्त करते हैं इसको ना, यानी स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं, स्टार्च युक्त पदार्थ उनके किण्वन से इसको प्राप्त करते हैं ना। जैसे बियर है जो वगैरह से बनाई जाती है, ऐसे है ना गन्ने वाली शर्करा है ना, उससे भी अपन है ना शराब बनाते हैं, दारू, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अन एल्कोहल। ऐसे इसका नाम सुना होगा आपने HCOOH, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको लाल चींटियों के आसवन से प्राप्त करते हैं, और लाल चींटी को ना लैटिन भाषा में बोलते हैं अपन फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से क्या बना दिया, फॉर्मिक अम्ल। ये देखो भंजक आसवन है ना, आसवन ये एक प्रोसेस है ना, प्रोसेस का नाम है ना, तो हमसे कोई पूछेगा नहीं है ना। ऐसे ये CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। देखिए एसिटिक अम्ल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यानी ये सिरके से प्राप्त होता है ना, किससे, सिरके से। सिरका जो अचार वगैरह में डालते हैं आप, या चाउमीन वगैरह में डालते हैं ना, वो क्या है, सिरका। तो सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम बोलते हैं, एसिटम से क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से मैंने कुछ नाम दे दिया आपको ना, इनको याद करने की आपको जरूरत नहीं है ना 12वीं क्लास के हिसाब से, बिल्कुल भी है ना। लेकिन मैं तो थोड़ा सा ना भाई सारा साधारण नाम पद्धति को कवर करते हुए चल रहे अपन, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया इसमें कि स्रोत के आधार पर कैसे देते हैं नाम। अगला देखिए आप, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप ना, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। ये नोट डाउन कर लिया आपने, तो इसके बाद देखिए आ गया ना, इसको मैं यहां से है ना इरेज कर देता हूं। हाँ जी, तो प्राप्ति स्रोत हो गया। इसके बाद देखिए आप खोजकर्ता के नाम के आधार पर कैसे देते हैं ना, कि डिस्कवरर कौन है उसका, खोजकर्ता कौन है, किस साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, उसके नाम के आधार पर भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर देते हैं ना। जैसे देखिए आप खोजकर्ता, खोजकर्ता, तो इसमें आपको ना एक ही एग्जांपल याद रखना है ना, खोजकर्ता के नाम के आधार पर। देखिए ये RMGX है ना, RMGX, इसका नाम है ना ग्रिग्नार अभिकर्मक, इसका नाम है ग्रिग्नार, ये ग्रिग्नार साइंटिस्ट का नाम है अभिकर्मक।
ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब देखिए आर कहीं भी हो ना, केमिस्ट्री में आर कहीं भी हो, आर का मतलब क्या हो सकता है, एल्किल ग्रुप। आर को क्या बोलते हैं हम, एल्किल समूह। अभी देखिए एल्किल समूह होता क्या है, आगे धीरे धीरे आएगा अभी अपन है ना, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण पढ़ेंगे तब। तो देखिए अब R क्या हो सकता है, देखिए CH3 हो सकता है R, C2H5 हो सकता है R, C3H7 हो सकता है डैश 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 एटसेट्रा, यानी कुछ भी हो सकता है। या R की जगह हम कई बार है ना फेनिल ग्रुप भी ले सकते हैं। R की जगह मैंने क्या ले लिया, PH का मतलब फेनिल। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए C6H5, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है ना, सेम बात है ना। अब देखिए अब X आपको कहीं भी दिख जाए केमिस्ट्री में, X कहीं भी दिख जाए आपको केमिस्ट्री में, X का मतलब है हेलोजन। X को क्या बोलते हैं हम, हेलोजन। और हेलोजन का मतलब देखिए आप, X का मतलब F हो सकता है, Cl हो सकता है, ये Br हो सकता है, और ये I हो सकता है। ये मैंने वैलेंसी को फ्री रखा है ना, जुड़ने के लिए है ना, जुड़ने के लिए वैलेंसी को फ्री रखा है, माइनस नहीं है ना। तो X का मतलब हेलोजन, हेलोजन का मतलब FCl Bri में से कुछ भी हो सकता है ना। F का मतलब फ्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, Br का मतलब ब्रोमीन, I का मतलब आयोडीन, यानी वर्ग 17 के जो एलिमेंट्स हैं। फिर कल बाहर आई अंटी है ना, तो अंटी की तो बजाय अंटी है ना। अब बचे हुए कौन है, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये क्या है आपके हेलोजन, ये क्या है हेलोजन। अब देखिए मैं यहां से एग्जाम्पल बनाता हूं इनके, है ना, कैसे। देखिए कोई है ना, जैसे R की जगह अपन ने CH3 ले लिया, तो देखिए आप CH3 और आगे क्या चल रहा है Mg, और X का मतलब आपने मान लो Cl ले लिया। तो हमसे कोई पूछे एक बार को कि इसका नाम क्या है, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक। क्यों, ये कैसा दिख रहा है हमको R, और ये Mg और ये X, RMgX, और RMgX का नाम क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। अब कोई हमसे पूछे कि ग्रिग्नार अभिकर्मक में भी इसका नाम क्या है, तो देखिए ग्रिग्नार अभिकर्मक में भी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, देखो CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, है ना। एक कार्बन वाला जो एल्किल ग्रुप होता है उसका नाम होता है मेथिल, 2 वाले का एथिल, 3 वाले का प्रोपिल, 4 वाले का ब्यूटिल, 5 वाले का पेंटिल, है ना, इस तरीके से होता है, 6 वाले का हेक्सिल। तो देखिए एक कार्बन वाला है तो क्या बोलेंगे इसको अपन, मेथिल। और आगे देखो मैग्नीशियम, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। और Cl को क्या बोलते हैं हम, क्लोराइड। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे देखो अब मैं R की जगह C6H5 ले लेता हूं, तो अगला एग्जांपल क्या बनेगा अपना, ये अगला एग्जांपल हो जाएगा आपकी C6H5, ये Mg और ये Cl। अभी अपन ने इसका नाम बोला है कि इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपके फेनिल, PHENYL, फेनिल। इसीलिए मैंने PH और आगे फ्री वैलेंसी लगा दी, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, है ना। तो देखिए इसका नाम है फेनिल, और वही आगे क्या है, मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, है ना। चलो Cl की जगह मैं ले लेता हूं ना, I ले लेता हूं, Br ले लेता हूं, कोई भी ले लेता हूं ना। ये देखिए अब, जिससे आपको एक बार नाम देना आ जाएगा ना, ये Br। तो फेनिल मैग्नीशियम, Br को क्या बोलते हैं हम, ब्रोमाइड। Br को क्या बोलते हैं हम, ब्रोमाइड। तो आपको ये RMgX इंपॉर्टेंट है अपने, है ना, ये काम का है, इसको याद रखें RMgX को। तो RMgX की खोज ग्रिग्नार, है ना, विक्टर ग्रिग्नार ने की थी, है ना, विक्टर ग्रिग्नार, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार अभिकर्मक। ऐसे ही एक एग्जांपल और देख लो अपन, अपने वैसे काम का है नहीं, अपने दिए RMgX काम का था, लेकिन फिर भी एक और देखना चाहें आप, तो जैसे R2ZN, ये हो गया, देखो एल्किल तो 2 हो गए, तो डाई एल्किल, और आगे इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंक। अरे 2 एल्किल हैं तो 2 के लिए केमिस्ट्री में ना एक जैसे 2 ग्रुप आते हैं तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 ग्रुप आते हैं ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ 2 ग्रुप है तो 2 एल्किल हैं तो नाम क्या हो जाएगा इसका, डाई। और एल्किल ग्रुप है तो एल्किल, और ये क्या है, जिंक, तो नाम क्या हो गया इसका, डाई एल्किल
जिंक। पर इसका है ना एक नाम और है ना, साधारण नाम, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसी का नाम क्या है? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। तो डाइएल्किल जिंक को क्या बोलते हैं हम? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। जैसे RMgX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं, ऐसे इसको क्या बोलते हैं? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्योंकि फ्रैंकलैंड ने इसको खोजा था, इसलिए उसके नाम के आधार पर क्या दे दिया? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। उसको ग्रिग्नार्ड ने खोजा था, इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, पर इसका नाम देना चाहें तो ये एल्किल ग्रुप था, तो मैं क्या लिखूंगा? एल्किल। जैसे इसका नाम दिया डाइएल्किल जिंक, ऐसे इसका नाम दे सकते हैं, देखिए आप, एल्किल और आगे मैग्नीशियम, तो एल्किल मैग्नीशियम और आगे क्या है? हैलाइड। एक्स को क्या बोलते हैं हम? हैलाइड। एक्स को हैलाइड। अगर एक्स की जगह एफ आ गया तो फ्लोराइड, Cl आ गया तो क्लोराइड, Br आ गया तो ब्रोमाइड, आई आ गया तो आयोडाइड। इस तरीके से नाम देते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने खोजा था। तो ये हमारी बात होगी खोजकर्ता के नाम के आधार पर कैसे नाम दिए जाते हैं। तो हमारे काम का कौन सा है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये काम का नहीं है, ये तो मैंने बता दिया आपको। और भी हैं कई, पर अपने काम के नहीं है 12वीं क्लास के हिसाब से। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं गुण के आधार पर, है ना, गुण के आधार पर। तो देखो गुणों के आधार पर तो अपन ना एक ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए कोई खास काम का है नहीं, है ना। गुण के आधार पर कैसे देंगे? देखिए इसका नाम C6H12O6, C6H12O6। इसका नाम क्या दिया गया है? ग्लूकोज। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम बच्चों? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों दिया इसका नाम? ये मीठा होता है ना, तो मीठा होने की वजह से, है ना, मीठा होने के कारण। तो इसका नाम ग्लूकोज क्यों दिया? क्योंकि ये मीठा होता है। तो अभी तक हमने 3 प्रकार से पढ़ लिए साधारण नाम। एक प्राप्ति स्रोत के आधार पर, एक खोजकर्ता के नाम के आधार पर, और तीसरा गुणों के आधार पर। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है आपके संरचना के आधार पर नामकरण। यानी संरचना के आधार पर साधारण नाम कैसे दिए जाएंगे। देखिए संरचना के आधार पर साधारण नाम कैसे दिए जाएंगे। देखिए आप नोट डाउन कर लिया आपने। हाँ जी, देखिए संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर कैसे करेंगे नामकरण। यानी सबसे लास्ट जो है अपना इंपॉर्टेंट, वो है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर नामकरण कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, देखिए आप, है ना, कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है ना, इसको हम इस तरीके से 2 भागों में बांट सकते हैं ना। एक तो हाइड्रोकार्बन, एक तो क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की सिंपल डेफिनेशन आपने सुनी होगी कि कार्बन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन है ना, और कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। या यूं कह दो सरलतम कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। और शेष यौगिक होते हैं वो उनके व्युत्पन्न होते हैं, यानी उनसे बनते हैं, जिनको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बनाएंगे कैसे, उसकी बात अपन अभी आगे करेंगे ना, थोड़ा सा आगे। तो एक तो हाइड्रोकार्बन हो गया, एक क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। एक तो हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। यानी इसको मैं देखो एक बार ऐसे लिखता हूं ना, संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है ना, तो नामकरण किस किस का करेंगे अपन? देखिए एक तो हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे अपन, और एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण करेंगे। आगे देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हैं ना। देखिए 2 प्रकार के कौन कौन से हैं ना, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक कौन से हैं? संतृप्त, और दूसरे कौन से हैं? असंतृप्त। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण भी हम दो तरीके से करेंगे ना। एक तो हम पढ़ेंगे सिस्टम ए यानी पद्धति ए, ऐसा कोई नियम नहीं है, अपन ने अपनी सुविधा के हिसाब से बना रखा है ना। और एक है सिस्टम बी। सिस्टम ए में बगैर कार्बन वाले क्रियात्मक समूह आते हैं ना, और एक दो कार्बन वाले आते हैं। और सिस्टम बी के अंदर सारे के सारे कार्बन वाले क्रियात्मक समूह आते हैं ना। तो अपने काम का जो है ना इंपॉर्टेंट है वो ये है हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण। लेकिन चूंकि थोड़ा बहुत इसको भी देखते हैं ना, ये भी हल्का फुल्का काम आता है ना। क्यों हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न बनेगा किससे? हाइड्रोकार्बन से ही बनेगा। तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न पढ़ने के लिए हाइड्रोकार्बन का पढ़ना क्या है? जरूरी। देखिए कैसे पढ़ेंगे, संतृप्त वाला देखिए आप ना। संतृप्त वाला, जो संतृप्त में क्या होता है ना, कि कार्बन कार्बन के मध्य, किसके मध्य? कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित, चलिए मैं थोड़ा सा ना, मुझे क्या मिला के लिखने की आदत है ना, चलिए थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूं। कार्बन कार्बन की मध्य उपस्थित सभी बंध कैसे हो? सिंगल हो, एकल हो। अगर कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो ऐसा है ना, हाइड्रोकार्बन है वो कैसा कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे इसका एग्जाम्पल देना चाहें अपन तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। और यदि यहां पे लिख दिया जाए कि कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य न्यूनतम यानी कम से कम एक या तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड को हिंदी में द्विआबंध बोलते हैं ना, और या फिर कैसा बंध हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिआबंध, ट्रिपल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच की बात कर रहे हैं अपन, कार्बन और किसी अदर परमाणु के बीच तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, फिर भी वो कैसा होगा? संतृप्त। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके? एल्कीन हो जाएगा और एक एल्काइन हो जाएगा। यानी हमको एक तो एल्कीन का नामकरण पढ़ना है आपकी, एक एल्कीन का, और एक किसका नामकरण पढ़ना है? एल्काइन का। किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन के अंदर। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण हमको पढ़ना है बच्चों ना। देखिए संतृप्त के बारे में, असंतृप्त के बारे में और आगे बात कर लेंगे ना। जैसे देखना चाहो, देखो जैसे मैंने कहा ना कि केवल कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं अपन ना। देखिए मैं ऐसा लिख दूं CH3CO, पढ़ना हमको ये, लेकिन मैं संतृप्त की बात कर रहा हूं ना, कि संतृप्त यौगिक कोई सा भी आ जाए वो संतृप्त कैसा होगा और असंतृप्त कैसा होगा। तो देखिए संतृप्त तो ऐसा हो जाएगा, देखिए यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच तो सिंगल, यहां भी कैसा? सिंगल। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल आ रहा है, तो अपनी कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल। तब तो वो कैसा है? संतृप्त। और सिंगल नहीं है, एक भी डबल या ट्रिपल आ गया, जैसे मान लो 6 बॉन्ड बना रहा है वो ना, ऐसे 6 कार्बन की चेन है। अब उसमें मान लो 5 तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन एक डबल आ गया तो भी कैसा है? असंतृप्त। या एक से ज्यादा तो हो सकते हैं, पर कम से कम एक भी आ गया तो कैसा है वो? असंतृप्त। एक से ज्यादा 2 3 4 कितनी हो, या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भी कैसा हो जाएगा? असंतृप्त। तो ये भी कैसा है? संतृप्त। क्यों? यहां कार्बन कार्बन के बीच तो है ना दोनों बॉन्ड कैसे थे? सिंगल। कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल है, और कार्बन और किसी अदर परमाणु है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह, इनके बीच तो कैसा हो सकता है? अरे डबल या ट्रिपल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैसा है? संतृप्त। आपको तो क्या देखना है? चेन में कार्बन कार्बन के बीच सारे बॉन्ड सिंगल, तो ऐसा कंपाउंड कहलाएगा संतृप्त। और अगर एक भी डबल या ट्रिपल आ गया तो वो कैसा कहलाएगा? आपके असंतृप्त। कैसा कहलाएगा? असंतृप्त। जैसे इधर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया CH3 CH2C और ये ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखिए 2 बॉन्ड तो सिंगल आ गए आपके, 2 बॉन्ड तो कैसे आ गए? सिंगल। और एक बॉन्ड कैसा आ रहा है आपके? ट्रिपल। तो ये कैसा है? असंतृप्त। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं ना। आगे देखिए आप, अब हमको पढ़ना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। और उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण। लेकिन अभी तो अपन किसका कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। देखिए आप नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार। वैसे आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अपने चैनल पे, है ना। और अपने चैनल का नाम तो बताइए आपको, अपने चैनल का नाम तो बताइए बच्चों, या नहीं? तो प्यारा प्यारा सा नाम है ना, एक बार मैं है ना लिखता हूं, देखो नाम क्या है अपने चैनल का ना। देखिए अपने चैनल का नाम है सिद्धाम। अच्छा नाम है ना, भगवान शंकर के नाम पे ही। और भगवान शंकर तो ऐसे दयालु होते हैं ना, अगर उनकी कृपा हुई है ना तो केमिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। सिद्धाम, और आगे तो है ही केमिस्ट्री क्लासेज,
सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज, ये अपने चैनल का नाम है। तो एक बार इसको ना आपको अच्छा लगे, वीडियो वगैरह अच्छा लगे आपको ना, आपका फायदा हो तो आप बिल्कुल है ना सब्सक्राइब करें ना, लाइक शेयर वगैरह करें ना, अपने और भी दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हुआ ना। एक कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही मान लो ना, और उनको समझ में आ जाएगी तो आपको धन्यवाद तो देगा कम से कम, हमारा मुझे तो देगा ही पर आपको भी देगा ना कि भैया उस बच्चे ने ना मुझे बताया था या उस भैया बहन ने मुझे बताया था ना। तो उससे क्या हुआ ना, अरे जो पढ़ाने वाला टीचर है मैं ही नहीं है ना, कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है इसका मतलब उसका एक मनोबल बढ़ता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि यस और मुझे है ना मेहनत करनी चाहिए ना, और बच्चों को अच्छा कंटेंट देना चाहिए ना, जिससे अच्छे लाइक सब्सक्राइब वगैरह ना होते हैं तो टीचर को भी लगता है हाँ वाकई में अपने कंटेंट में दम है ना। अरे कंटेंट का मतलब जो पढ़ाई मैटर पढ़ा रहे हैं अपना ना उसमें दम है ना। तो और मान लो फिर भी कोई कमी है, अपने आप में तो कोई पूर्ण होता नहीं है ना, फिर भी आपको कमी लगे तो उस कमी से आप अवगत करवाएं ना, कमेंट सेक्शन में डालें सर ये भी है ना थोड़ा ये कमी है इसमें और सुधार किया जाए ना। क्यों, एक अच्छा परफेक्ट टीचर है ना, अरे बच्चों से बनता है ना, एक अच्छा परफेक्ट टीचर बच्चों से बनता है। बच्चे तो कमी बताते हैं कि सर ये कमी है ये अच्छा ही है ना, बच्चे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, उसी से है ना टीचर अपने आप में निखार कर लाता है ना, क्वालिटी बढ़ाता है अपनी है ना। तो आप भी बताएं बिल्कुल जरूर है ना, अगर आपको ऐसा लगे ना कि सर ऐसा नहीं ऐसा और किया जाए ना तो और भी ज़्यादा बेटर होगा ना। हाँ वाकई में लगे, फालतू में तो ऐसे लिख के मत डाल देना अरे नहीं सर फलाना काम कर दो ना। हाँ आपको लगे कि हाँ सर ये कमी है ना तो बिल्कुल उसको दुरुस्त किया जाएगा ना। अब आगे अपन हाइड्रोकार्बनों का नामकरण करते हैं। देखिए आपकी रेगुलर क्लास ली जाएगी बिल्कुल है ना, अपन टाइम के द्वारा वैसे जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं ना भाई अपन को इसी क्षेत्र में पढ़ाते हुए 11 साल हो गए ना, तो जो बच्चे जानते हैं वो तो पता है उनको ना कि भाई अपन टाइम की पंक्चुअल है ना, और बिल्कुल पढ़ाई से ही रिलेटेड बात करते हैं अपन है ना, आलतू फालतू की तो अपन कब पढ़ाते भी नहीं है वैसे भी है ना, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई से है ना संबंध, और वैसे भी पढ़ाना ही चाहिए अपन को। वही अपन यहाँ कोई फालतू की है ना बात करने मजाक करने थोड़ी आ रहे हैं, अपन तो पढ़ाई करने आ रहे हैं ना। देखिए तो हाइड्रोकार्बनों का नामकरण देखिए ना, हाँ जी देखिए हाइड्रोकार्बनों का नामकरण, किसका नामकरण, हाइड्रोकार्बनों का नामकरण। और हाइड्रोकार्बन में भी किसका पढ़ रहे हैं अपन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। संतृप्त हाइड्रो कार्बन का नामकरण, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण। देखिए बच्चों हाँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे करते हैं, तो साधारण नाम पद्धति में या कह दो रूढ़ नाम पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे हम कि इस पद्धति में क्या हुआ पेन को, इस पद्धति में हाँ जी इस पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। एल्केन कहा जाता है, यानी साधारण नाम पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन। अब देखिए आप एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना है। एल्केन कितने शब्दों से मिलकर बना है, एक तो एल्क और एक एन। तो देखिए एल्क तो किसके आधार पर लिखते हैं अपन, कार्बन के आधार पर। किसके आधार पर, कार्बन के आधार पर एल्क शब्द लिखा जाता है, वो कार्बन के आधार पर लिखा जाता है। और एन बाद में जुड़ रहा है, जो बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं अनुलग्न। अनु मीन्स बाद में, लग्न मीन्स जुड़ना, अनुलग्न। पूर्व लग्न, पूर्व मीन्स पहले, लग्न मीन्स जुड़ना, जो पहले जुड़ता है उसको पूर्व लग्न, जो बाद में जुड़ता है उसको अनुलग्न। तो यहाँ एल्क पहले लिखा जा रहा है
और उसमें बाद में क्या जोड़ा जा रहा है, एन, यानी एन अनुलग्न जोड़ा जा रहा है। अब कितने कार्बन है तो एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा, एन तो सब में जोड़ना है। तो देखिए मैं इधर लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन, क्या लिखता हूं इधर में, नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा, उसके लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा। एक देखिए एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो तो आपको पता ही है, ये तो छोटी क्लासों में पढ़ते हैं हम, CnH2n+2, और यहाँ n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 डैश 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 कोई पूर्णांक संख्या। इसका मतलब एक कार्बन का एल्केन हो सकता है, एक कार्बन का क्या हो सकता है, एल्केन। देखिए जैसे मैं यहाँ से n बराबर 1 रख देता हूँ ना, n बराबर क्या रख देता हूँ, 1, तो देखिए यहाँ रखो 1, n का मान जैसे 1 रखोगे आप तो C1H 2 गुणा 1 तो 2, और आगे 2 जुड़ रहा है तो 4, 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं, तो इस एल्केन का सूत्र क्या बन जाएगा, CH4। ऐसे n का मान आप 2 रखते हैं, n का मान कितना 2, तो ये क्या बन जाएगा C2, और देखो 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6। ऐसे n का मान आप 3 रखते हैं तो ये क्या बनेगा, C3H8, रख लो आप C3, 3 दूनी 6 और 2 8। ऐसे n का मान अगर आप 4 रखते हो तो ये बन जाएगा आपके C4, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो C4H10। ऐसे इसके बाद आप n का मान 5 रखेंगे तो ये बनेगा आपके C5H12, देख लीजिए आप 5 रखो n का मान तो C5, 5 दूनी 10 और 2 12, C5H12। अब देखिए अब इधर मैं लिखता हूं कि अगर एक कार्बन है अपने पास, कितने कार्बन, एक कार्बन है, अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसके लिए एल्क शब्द लिखा जाता है मैथ, अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखा जाता है एथ, 3 कार्बन है तो उसके लिए लिखा जाता है प्रॉप, थोड़ा इंग्लिश सीखें, 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं अपन ब्यूट, और अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं अपन पेंट। और अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखिए आप, मैथ, इसको बोलते हैं एथ, इसको बोलते हैं प्रॉप, और इसको बोलते हैं अपन ब्यूट, और इसको बोलते हैं पेंट। तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से है ना। और साधारण नाम पद्धति वो 5 या 6 कार्बन तक की वैलिड होती। अब देखिए मैं उनका नाम कैसे दूं, तो मैंने क्या कहा कि साधारण नाम पद्धति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, और एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एल्क प्लस एन। एल्क कार्बन के आधार पर लिखते हैं, अब कार्बन के आधार पर मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन की संख्या, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। एक मैंने ये बताया था आपको कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। अब n की वैल्यू रखते जाओ आप, एल्केन बनता जाएगा। अब इनका नामकरण कैसे करेंगे देखिए आप, हाँ जी देखिए, जैसे देखिए आप इधर नाम देता हूं मैं CH4, कितने कार्बन हैं आपके, एक कार्बन है, और एक कार्बन के लिए एल्क शब्द क्या लिखा जाएगा, मैथ, तो मैंने क्या लिख दिया, ये लो मैथ। उसके बाद उसमें क्या जोड़ा जाएगा, एन, तो नाम क्या हो गया, मैथ में एन जोड़ेंगे तो मैथेन। ऐसे देखिए आप 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए एल्क शब्द क्या लिखा जा रहा है, एथ, तो आप लिख दो एथ, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम, एन, एन तो सब में जोड़ना है एल्केन के अंदर। ऐसे 3 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, प्रोप, और उसमें क्या जोड़ा जाएगा, एन, देख लीजिए आप 3 कार्बन के लिए क्या लिखा गया है, प्रोप। ऐसे 4 के लिए क्या लिख रहे हैं हम, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा इसका नाम ब्यूट, और उसमें क्या जोड़ेंगे अपन, एन। ऐसे 5 के लिए क्या लिखा जाएगा आपके, पेंट, और उसमें क्या जोड़ा जाएगा, एन, तो नाम क्या हो गया, पेंटेन। इस तरीके से हम एल्केन का नामकरण करते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये आपको समझ में आगे होंगे। अब देखिए आप, हाँ आगे देखिए आप, अभी अपन ने मेथेन प्राप्ति स्रोत के आधार पर मेथेन का नाम मार्स गैस लिखा था, क्या लिखा था, मार्स गैस, और संरचना के आधार पर इसका नाम क्या है, मेथेन, और प्राप्ति स्रोत के आधार पर क्या नाम था इसका, मार्स गैस, क्योंकि ये दलदली क्षेत्रों से प्राप्त हो रहा था। तो ये हमने क्या कर दिया, एल्केन का नामकरण कर दिया। अब देखिए आप एक चीज आगे, देखो 1 कार्बन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वाले में कोई दिक्कत नहीं, 3 वाले में कोई दिक्कत नहीं,
देखिए एक कार्बन वाला तो ऐसे लिखा जाएगा CH4 जैसा मैंने लिखा है, दो वाला कैसे लिखूंगा मैं, दो वाले को मैं ऐसे लिखूंगा CH3 और आगे CH3। एक कार्बन की वैलेंसी आपको 4 ही रखनी है ना, ये बात मैंने पिछली वाली जो वीडियो है इससे पहले वाली वीडियो उसमें बता रखी, कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी है, कभी भी ना तो 5 करनी है ना ही 3 करनी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है आपको 4। तो देखिए 4 कैसे रखोगे, पहले तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड दिख रहा है आपको, सिंगल। अब देखिए इस पे भी कितने हाइड्रोजन 3, तो हाइड्रोजन तो कैसा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन कभी भी बीच में नहीं आएगा। अरे जो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो कभी भी बीच में नहीं आता, डबल या ट्रिपल बनाता है वो बीच में आता है। जैसे आप याद रखो तो इनको रख लो ना, HFCl Br I, ये कैसे हैं, सारे के सारे एक संयोजी हैं। एक संयोजी का मतलब अरे एक संयोजकता रखते हैं, एक संयोजकता रखते हैं इसका मतलब एक बंद बनाएंगे, इसका मतलब कभी भी एक है ना बीच में नहीं आएंगे, कभी भी मध्य में नहीं आएंगे, कभी भी मिड में नहीं आएंगे, हमेशा कहाँ आएंगे, कॉर्नर पे आएंगे। और ऑक्सीजन कहीं आ जाए, ऑक्सीजन कैसा होता है आपकी द्विसंयोजी, ऑक्सीजन कैसा होता है द्विसंयोजी। और अगर नाइट्रोजन आता है तो ये कैसा है आपके त्रिसंयोजी, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है कौन, नाइट्रोजन। तो ये एडिशनल बात बता दी मैंने आपको ना। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं, आप इसको इसी के साथ है ना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप ना। देखिए ये आपके लिए एक एडिशनल बात होगी कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि HFCl Br I ये तो हेलोजन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये कैसा बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड एक संयोजी, ऑक्सीजन आए तो द्विसंयोजी, नाइट्रोजन आए तो कैसा है त्रिसंयोजी। तो थोड़ा बहुत अपन को ना बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, थोड़ा बहुत अपन को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो छोटी छोटी चीजें बेसिक चीजें मैं लिखता रहूंगा ऐसे ना, तो आप उनको नोट डाउन करते रहे बीच बीच में। तो मैंने क्या कहा कि एथेन को कैसे लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे CH3। अब प्रोपेन है तो देखिए प्रोपेन में भी कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेन भी ऐसा ही लिखा जाएगा CH3 CH2 CH3। तो प्रोपेन तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सोच रहा है इस प्रोपेन को मैं ऐसा लिख दूं, देखिए कई सियाने बच्चे होते हैं ना ज्यादा समझदार, अच्छा इसको एक सेकंड, देखिए इसको मैं ऐसा लिख दूं, एक बार तो ऐसे बोल देंगे सर देखो एक बार तो है ना आपने ऐसे लिख दिया और एक बार आपको इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे, है ना। तो मैं ये कहूंगा अरे बच्चों देखो ना ये एक ही बात है, ऐसा लिखें आप या ऐसा लिखें, बात एक ही है। अरे किसी को अगर ये अलग दिख रहा है ना तो ऐसे करो, इस पहले वाले कार्बन को और तीसरे वाले को पकड़ के खींच दो, अरे ऐसा तार है एक ऐसा 7 टाइप में मुड़ा हुआ है, तो दोनों सिरों को पकड़ो खींचो सीधा हो जाएगा, इसके जैसा ही तो हो जाएगा। तो बस केमिस्ट्री में आपको यही थोड़ी चीजें पहचान में आना चाहिए ना, यही चीजें आपको पहचान में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आप 4 कार्बन पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन पे आके थोड़ा सा ना एक चेंजेस हो सकता है। कैसे, देखिए 4 कार्बन मैं एक बार ऐसे जोड़ दूं सीधी श्रृंखला में, सीधी श्रृंखला में, इसको बोलते हैं अशाखित श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, अशाखित श्रृंखला। और 4 में मैं ऐसा भी कर सकता हूं, देखिए आप कि CH3 CH3 ये 3 कार्बन तो मैंने ऐसे जोड़ दिए और एक कार्बन को मैंने साइड में जोड़ दिया। देखिए 3 कार्बन तो एक सीधी श्रृंखला में और एक मैंने साइड में जोड़ दिया ना, यानी इसको मैंने शाखित बना दिया। क्या बना दिया, शाखित। इसका मतलब एल्केन के अंदर 4 कार्बन पे ब्रांचिंग हो सकती है ना, 3 तक कोई ब्रांचिंग नहीं है, 1 2 3 तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन पे आगे क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी, शाखन हो जाएगा, शाखा। अरे पेड़ में है ना तना होता, तने से शाखाएं निकलती, तो ऐसे ही तो हो गया ये कि यहाँ तो 4 सीधे सीधे हैं, यहाँ कोई शाखा नहीं है, जबकि यहाँ 3 सीधे सीधे थे, एक साइड में है। इसका मतलब यहाँ शाखा है ना, इसका मतलब एल्केन में ब्रांचिंग पॉसिबल है, एल्केन में ब्रांचिंग पॉसिबल है। कौन से कार्बन से, 4 कार्बन से। 3 तक कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो 3 वाले तक तो नाम ऐसे लिखेंगे अपन, मेथेन एथेन प्रोपेन, कोई दिक्कत नहीं है। पर 4 वाले में दिक्कत आ गई। अब हमारे हिसाब से तो इसका नाम क्या होना चाहिए, देखो हमारे हिसाब से तो इसका नाम ऐसा होना चाहिए ना, 4 कार्बन है सर, तो 4 के लिए तो आपने क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है, तो ये लीजिए ब्यूट लिख दिया। और आगे एल्केन है इसलिए है ना अनुलग्न क्या जोड़ा जाएगा इसमें, एन। इसका बताओ भाई, इसका भी देखो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और उसमें क्या जोड़ेंगे, एन। तो क्या दोनों के नाम एक जैसे हैं क्या, दोनों नाम एक जैसे हैं क्या, नाम तो एक जैसे हैं ये, पर उनकी दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी है क्या, नहीं है। क्यों, यहाँ 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ 3 एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, एक साइड में जुड़ा हुआ है। यानी ये ब्रांचिंग एल्केन है ना, शाखित एल्केन, जबकि ये अशाखित एल्केन है। अशाखित, ए मींस नहीं, शाखित शाखा नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का नाम भी सेम नहीं होगा, कोई ना कोई रेफरेंस तो होगा। अब देखिए इनका अणुसूत्र क्या था, वही C4 और H कितने हैं यहाँ 10,
यहां भी कितने हैं C4H कितने हैं 10। देख लीजिए आप काउंट करके, दोनों के अणुसूत्र कैसा C4H10 C4H10। अब आगे देखिए आप, इनको दोनों को हमको डिफरेंशिएट करना है कि भाई दोनों ब्यूटेन तो नहीं है, तो फिर क्या है, तो दोनों का अणुसूत्र कैसा है समान। तो 2 या 2 से अधिक यौगिक, ध्यान रखना 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र कैसे हो समान, अणुसूत्र कैसे हो, अरे समान हो, अणुसूत्र कैसे हो समान, वो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, समावयवी। समावयवी की मस्ट कंडीशन क्या है, मस्ट का मतलब जरूरी है, ये तो कंडीशंस फॉलो करना ही चाहिए कि अणुसूत्र कैसा हो समान। आगे वो किस टाइप का समावयवी वो तो आगे अपन देखेंगे, पर पहले अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र ही समान नहीं है तो वो समावयवी नहीं है। इसका मतलब ये जो दोनों एल्केन लिखे हैं इनका अणुसूत्र कैसा है समान, इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं समावयवी। तो मैं एक है ना नोट डाल के एक पॉइंट लिख रहा हूं, वो काम का है, बड़ा काम का ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना नोट। क्या कहेंगे अपन कि जो समावयवी हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, या कह दो समावयवी एल्केन है, उनके मूल नाम एक जैसे हैं, मूल नाम ब्यूटेन ब्यूटेन, तो इनको कुछ अतिरिक्त पूर्वलग्न लगाते हैं अपन, कुछ अतिरिक्त पूर्वलग्न जैसे एन आइसो और नियो, इनकी सहायता से क्या करते हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं, विभेदित करते हैं। तो मैं एक नोट डाल के लिख रहा हूं यहां से, देखिए आप एक नोट लिखता हूं मैं यहां से, हाँ जी देखिए नोट क्या है, नोट है आपके देखिए NOTE नोट, NOTE नोट है ना। नोट बड़े काम के होते हैं, अरे नोट तो वैसे भी काम के होते हैं। देखिए नोट क्या है कि समावयवी, समावयवी, समावयवी का मतलब बार बार बोला जा रहा है आपसे, अणुसूत्र कैसा हो समान, तो वो क्या हो सकते हैं समावयवी हो सकते हैं। तो समावयवी हाइड्रोकार्बन, क्यों एल्केन क्या है एक हाइड्रोकार्बन ही है, तो समावयवी हाइड्रोकार्बनों के मूल नाम, मूल या कह दो पैतृक नाम, मूल कह दो आप या पैतृक कह दो नाम, एक समान होने के कारण, एक समान होने के कारण उनको कुछ अतिरिक्त पूर्वलग्न, कुछ अतिरिक्त पूर्वलग्न जैसे एन स्मॉल एन कॉमा आइसो, आइसो, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो बनाते चलें, वे नहीं आपको चैनल पे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वे नियो आदि की सहायता से, आदि की सहायता से विभेदित किया जा सकता है। यानी जो समावयवी हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके पैतृक नाम एक जैसे होते हैं, इस वजह से उनको अपन कुछ पूर्वलग्न जैसे एन, जैसे आप एन लगा सकते हैं, एन आइसो लगा सकते हैं आप, एक तो एन लगा सकते हैं आप, एक क्या लगा सकते हैं आप आइसो, और एक क्या लगा सकते हैं नियो। इनकी सहायता से कैसे कर सकते हैं अपन इनको विभेदित। अब एन कब लगाया जाएगा, आइसो कब लगाया जाएगा, नियो कब लगाया जाएगा, ये बात करते हैं अपन। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये नोट काम का है कि समावयवी हाइड्रोकार्बनों के पैतृक नाम या कह दो मूल नाम कैसे हैं, एक जैसे हैं, इस वजह से इनको कुछ अतिरिक्त पूर्वलग्न जैसे एन आइसो नियो आदि की सहायता से क्या करेंगे विभेदित। अब देखिए आप एन कब काम में लिया जाएगा, आइसो कब काम में लिया जाएगा और नियो कब काम में लिया जाएगा। देखिए हाँ जी देखिए हाँ जी देखिए एन कब काम में लिया जाएगा। देखिए अब एन, तो एन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी नॉर्मल चेन।
नॉर्मल नॉर्मल चेन कैसी होती है? असाकित होती है ना, यानी कार्बन कार्बन को हम जोड़ देते हैं, कैसी चेन है? एक सीधी श्रृंखला में जोड़ते हैं, असाकित होती है। तो एन का मतलब है नॉर्मल। अब नॉर्मल वर्ड कब लगाएंगे अपन ने क्या कहा था? ब्रांचिंग एल्केन में कहां से पॉसिबल है? 4 कार्बन से पॉसिबल है। कितने कार्बन से? 4 कार्बन से पॉसिबल है, 3 तक कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। इसका मतलब एन, आइसो, नियो, इनका उपयोग कहां से करेंगे? 4 कार्बन से। तो देखिए अब एन के लिए कंडीशन क्या है कि न्यूनतम कार्बन कितने होने चाहिए? न्यूनतम कार्बन 4 हो, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, श्रृंखला कैसी होनी चाहिए आपके? असाखित होनी चाहिए। श्रृंखला कैसी हो? असाखित हो, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं हो, केवल कार्बन कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़ जाए। तो हम कौन से शब्द का उपयोग करेंगे? एन का। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया आपको CH3, CH2, CH2 और ये CH3। एक बार मैंने ऐसा लिख दिया आपको CH3, CH2, CH2, CH2 और ये आपके CH3। तो देखिए आप, कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए, ज्यादा तो कितने ही हो आपके, 5, 6 कितने हो, 7 हो, कितने हो, पर कम से कम 4 कार्बन हो। देखिए यहाँ 4 कार्बन है और असाकित श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, सीधी श्रृंखला में, यानी कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। तो कौन सा शब्द लगाया जाएगा? एन। तो नाम क्या हो गया इसका? एन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? एन। और आगे हो जाएगा कुल कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूट और एल्केन के नाम में क्या लिखते हैं? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? एन ब्यूटेन। ऐसे यहाँ कुल कार्बन 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 4 कार्बन हो, 5, 6 कितने ही हो आगे। तो नाम के आगे क्या लगेगा? एन। और कुल कार्बन कितने हैं? 5। तो नाम क्या हो गया इसका? एन पेंटेन। क्यों? असाकित श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं है। आगे देखिए अब आइसो। आइसो आइसो के लिए वही न्यूनतम कार्बन तो कितने हो? न्यूनतम कार्बन 4 ही होने चाहिए आइसो के लिए। न्यूनतम कार्बन कितने होने चाहिए? 4। पर इसमें एक कंडीशन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कार्बन तो न्यूनतम 4 हो। अब असाकित है तो एन लगा दो, और साकित है तो फिर एन नहीं लगेगा। क्या लगाएंगे फिर अपन? आइसो। तो यहां क्या लिखेंगे कि केवल सेकंड कार्बन पर, नॉट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वगैरह, केवल सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। अब सेकंड तो आप ना, अरे लेफ्ट कॉर्नर से दो या राइट कॉर्नर से दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट से दो या राइट से दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल सेकंड है ना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कार्बन पर एक मैथिल समूह उपस्थित हो। एक कौन सा समूह? मैथिल समूह उपस्थित हो। सेकंड कार्बन पर क्या होना चाहिए? एक मैथिल समूह। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, केवल सेकंड, नॉट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए इसका एक एग्जांपल, जैसे मैंने ये लिख दिया आपको CH3, CH, ये CH3 और ये CH3। देखिए कुल कार्बन 4 हैं, पर 3 एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। एक ब्रांचिंग हो गई है ना, एक क्या होगी बच्चों? ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग होगी तो एन तो लगेगा नहीं, तो 4 पे क्या लगेगा फिर? आइसो। और देखिए यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, चाहे इधर से नंबरिंग दो या इधर से दो, एक ही बात है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सेकंड कार्बन पे क्या आ गया? एक मैथिल समूह। देखो मैथिल समूह का मतलब क्या है, अभी आगे पढ़ लेंगे अपन ना। मैथिल किसको बोलेंगे, एथिल किसको बोलेंगे? तो मैथिल का मतलब CH3, और एक ये फ्री वैलेंसी बच्चों, ही क्या है ये? फ्री वैलेंसी, मुक्त संयोजकता। एक संयोजकता को हमने फ्री कर दिया, एक ग्रुप को वहां से हटा दिया, इसको क्या बोलते हैं? मैथिल समूह। तो यहां से देखो ये मैथिल समूह है, तो नाम क्या लिखा जाएगा इसका? आइसो। और कुल कार्बन कितने? वही 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। और एल्केन है इसलिए एन। तो इसका नाम क्या हुआ? आइसो ब्यूटेन। जैसे आप देखिए अगला एग्जांपल, मैंने लिख दिया जैसे ये CH3, CH, ये CH3 और आगे ये CH2 और ये CH3। देखिए न्यूनतम कार्बन 4 होने चाहिए, 5 हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ 3 हो तो नहीं लगा सकते फिर अपन। तो क्या लिखा जाएगा इसका नाम? देखिए अब नंबरिंग किधर से दूं मैं? तो नंबरिंग इधर से दे लो, 1, 2, यानी 2 नंबर पे कौन आ रहा है? मैथिल समूह। अगर मैं इधर से दूंगा तो 1, 2, 3 पे आ रहा है, तो मैं किधर से दूंगा? अरे जिधर से क्रियात्मक समूह, बहुबंध और प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलता है, नंबरिंग उधर से करते हैं।
तो यहां से देखिए नंबरिंग में इधर से करूंगा, इधर से नहीं, तो क्या लिखा जाएगा, सेकंड कार्बन पे क्या आ रहा है, एक मैथिल समूह, तो क्या लिखा जाएगा, आइसो। और कुल कार्बन कितने, 5, तो क्या लिखूंगा मैं, पेंट, और उसमें क्या जोड़ेंगे, एन, तो नाम क्या हो गया, आइसोपेंटेन। चलो ये बताइए आप, क्या ये आइसो है क्या, ये आइसो है क्या, CH3 CH2 ये CH और ये मैंने CH3 जोड़ दिया और ये CH2 और ये CH3। तो देखिए यहां से नंबरिंग करो आप, मैं नंबरिंग इधर से करता हूं, 1 2 3 4 5, यानी ये जो आ रहा है मैथिल ग्रुप कहां आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग इधर से कर दूं 1 2 3 4 5, तो तब भी देखिए मैथिल ग्रुप तो इधर से 3 पे आ रहा है, और हमने क्या कहा है, केवल सेकंड पे होना चाहिए, ना कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पे। तो इसका मतलब ये आइसो है क्या, ये आइसो नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन, इट इज नॉट आइसो, इट इज नॉट आइसो, यानी ये आइसो अरे नहीं है, ये आइसो नहीं है। तो एन कब लगाते हैं, आइसो कब लगाते हैं, ये दोनों बातें मैंने बता दी आपको ना। इसके बाद देखिए आप नियो की बात करते हैं, किसकी बात, नियो की बात करते हैं। एक बात नोट डाउन कर लीजिए इसको आप, अभी नियो की बात करते हैं अपन। देखिए नियो कब लगाएंगे, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको ना 2 क्वेश्चंस करके बताऊंगा, बोर्ड क्लास के हिसाब से है ना, इंपॉर्टेंट है वो, बोर्ड क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखिए नियो कब लगाएंगे अपन, नियो, नियो, नियो के लिए सबसे पहले तो कंडीशन है न्यूनतम कार्बन 5 होने चाहिए, न्यूनतम कार्बन कितने होने चाहिए, 5। 4 तक हैं तो नियो शब्द नहीं लगाया जाएगा। अगर कोई 4 पे सोचता है तो इसका मतलब वो गलत सोच रहा है, 4 पे नियो शब्द नहीं लगाया जाएगा। कितने पे लगाया जाएगा, आपके 5 पे। तो देखिए अगला वही केवल सेकंड कार्बन पर, वही नॉट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड कार्बन पर वहां एक था या 2 मैथिल समूह जुड़े होने चाहिए। कितने मैथिल समूह, 2 मैथिल समूह, मैथिल समूह का मतलब CH3 उपस्थित हो, केवल सेकंड कार्बन पर 2 मैथिल समूह उपस्थित हो और कम से कम 5 कार्बन हो। 6 7 तो कितने हो सकते हैं, पर कम से कम कितने हो, कम से कम कितने हो, 5। तो अपन क्या लगाएंगे, नियो। इसका एक एग्जांपल देखिए आप, इसका एक एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने ऐसा लिख दिया CH3 C, ये CH3 और ये CH3। देखिए यहां से आप, तो 3 कार्बन तो हैं, ये तो एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन तो किसमें जुड़े हुए हैं, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। देखिए नंबरिंग में इधर से देता हूं 1 2 और ये 3, 1 2 3, या इधर से दे लो आप 1 2 3, एक ही बात है। तो सेकंड कार्बन पे क्या आ रहे हैं, 2 मैथिल समूह आ रहे हैं, एक तो ये और एक ये, और यही अपन ने लिखा है कि सेकंड कार्बन पे क्या होने चाहिए, 2 मैथिल समूह होने चाहिए। तो क्या लग जाएगा नाम के आगे, नियो। क्या लग जाएगा नाम के आगे, नियो। क्या लगेगा बच्चों, नियो। ये लो नियो, और कुल कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या हो गया, पेंट, और उसमें क्या जोड़ेंगे, एन, तो नाम हो गया नियो पेंटेन। ऐसे देखो आप, एक एग्जांपल और देख लो, CH3 ये C, ये CH3, ये CH3 और ये CH2 और ये CH3। तो देखिए यहां ये तो 4 कार्बन हो गए आपके सीधे सीधे, और 2 ब्रांचिंग कर रखी है अपन ने, 2 क्या कर रखी है, ब्रांचिंग। ये CH3 है, ये CH3 ही है। अब देखिए आप नंबरिंग चाहे इधर से कर सकते हो चाहे इधर से कर सकते हो, लेकिन यहां किधर से करूंगा मैं, इधर से 1 2 3 और 4। इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर से तो 3 नंबर पे आ रहा है, तो किधर से करेंगे, जिधर से उसको कम से कम नंबर मिले। तो कम से कम तो इधर से 2 मिल रहा है, तो 2 दूसरे कार्बन पे क्या है, 2 मैथिल ग्रुप है। देखिए एक तो ये रहा और एक मैथिल ग्रुप ये रहा, कितने मैथिल ग्रुप है, 2। तो क्या लिखेंगे, नियो, और वही कुल कार्बन 6 हैं इसलिए हेक्स, और उसमें क्या जोड़ेंगे, एन, तो नाम क्या हो गया, नियो हेक्सेन। तो एक एग्जांपल ये देखिए आप, क्या इसको नियो बोल सकते हैं क्या, ये लीजिए, क्या इसको नियो बोल सकते हैं क्या, हम इसको नियो बोल सकते हैं क्या, इसको नियो नहीं बोल सकते हम। कारण क्या है,
ये देखिए आप, ये तो सीधे सीधे क्या हो गए 5 कार्बन। और देखिए ब्रांचिंग कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है ब्रांचिंग, यहाँ पे। और ब्रांचिंग कितने नंबर पे, देखिए आप ब्रांचिंग हो रही है आपके, देखो 1 2 3 4 और ये 5, इधर से दे लो या इधर से दे लो, 1 2 3 4 और ये 5। देखो दोनों तरफ से 3 नंबर पे आ रही है। और 3 नंबर पे क्या आएगा, मैथिल ग्रुप कितने 2, तो फिर नियो नहीं लगाएंगे। अपन ने क्या लिखा है, केवल सेकंड पे होने चाहिए, नॉट थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसका मतलब ये नियो नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट नियो, इट इज नॉट नियो, ये नियो नहीं है, ये नियो नहीं है। किसी को दिक्कत है, दिक्कत हो तो वो बोले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मैं इस पर आधारित 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये जो अपन ने एन आइसो नियो पढ़े हैं, इसके आधार पर एक तो ब्यूटेन के लिए, तो ब्यूटेन के लिए तो वैसे मैंने दे दिए एग्जाम्पल है ना, पेंटेन के लिए भी दे दिए, पर फिर भी अपन एक बार देख लेंगे ना कि एन आइसो नियो कैसे कैसे लगाते हैं, जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे की क्लास अपन आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, अब मैं क्लास को ऑफ करता हूँ बच्चों, है ना।